Hello guys. होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम आयशा कुरैशी और आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का क्लास 12 की चैप्टर 2 जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 2 में से कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ये बहुत बड़े हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड की है। तो आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन, समाज सुधारक, समाज कल्याण, सांस्कृतिकरण। ठीक है, आज हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण अथवा निरपेक्षीकरण, पश्चिमीकरण आदि। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृति क्या है? मनुष्य ने आज तक अपनी बुद्धि से जो कुछ भी हासिल किया है उसे संस्कृति कहा जाता है। ये विचारों, रास्ते, तरीकों, भौतिक चीजों का एक संग्रह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रेषित होता है। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। तो यहाँ पे संस्कृति क्या है? संस्कृति वो है जो मनुष्य अपनी बुद्धि से सीखता है, जो मनुष्य अपनी बुद्धि से हासिल करता है। जैसे आप लोग देखते हैं, आप लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, आप मनुष्य आप कपड़े पहनते हैं। कभी आपने देखा है कि कौवों को वो कपड़े पहने हुए, सूट बूट पहने हुए, टाई लगाए हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये संस्कृति नहीं है। ये संस्कृति हमारी है, हमने अपने बुद्धि से सीखी है, हमने सोच समझकर इसे ग्रहण किया है। और इस संस्कृति क्या है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आज हमने सीखी, कल हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो आने वाले अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? जब किसी समाज या देश की संस्कृति में परिवर्तन होने लगते हैं तो उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोई समाज है, उसकी संस्कृति जो पहले से चली आ रही है बट अब उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो उसे सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आएंगे समाज सुधारक। समाज सुधारक क्या थे? ब्रिटिश शासन के दौरान समाज सुधारक भारत में सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे। समाज सुधारक क्या होते हैं? जो समाज को सुधारना चाहते हैं, जो समाज में कुरीतियां हो रही हैं उन्हें बंद करना चाहते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, लोगों को उनकी जो राइट्स हैं उन्हें दिलाना चाहते हैं, उन्हें समाज सुधारक कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान क्या हुआ था? जो समाज सुधारक थे भारत में, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश शासन हमारे भारत में चल रहा था, उन्होंने भारतीयों के जितने भी अधिकार थे वो उन्हें नहीं पता थे भारतीयों को, तो वो उनका फायदा उठाते थे। वो उनके ऊपर क्या करते थे? जोर जबरदस्ती करके उनसे काम करवाते थे, ये सब होता था। तो जो समाज सुधारक थे उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहा था। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं और दलितों का जीवन बदलना, सामाजिक बुराइयों से छुटकारा, महिलाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना आदि। तो समाज सुधारक जो थे उन्होंने क्या क्या करना चाहता? महिलाओं और दलितों का जीवन बदलना चाहता। कि क्यों? क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं और दलितों के साथ बहुत बुरा होता था, उनका शोषण किया जाता था और उन्हें उनके अधिकारों से भी वंचित रखा जाता था। सामाजिक बुराइयों से छुटकारा, जो भी समाज में बुराइयां चल रही थी उनसे छुटकारा दिलाना चाहता और महिलाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना चाहता था। क्योंकि उस टाइम पे महिलाओं को शिक्षा देने का कुछ वो नहीं था, सोर्स नहीं था, महिलाओं को शिक्षा ही नहीं दिलाई जाती थी। नेक्स्ट है समाज सुधारक ब्रिटिश शासन के दौरान आए, ना कि मुगल शासन के दौरान, क्योंकि अंग्रेजों ने सामाजिक व्यवस्था को बदलने, आकार देने की कोशिश की थी। तो इसका मतलब क्या है? जो समाज सुधारक थे वो ब्रिटिश शासन के दौरान आए थे, ना कि मुगल शासन के दौरान। ठीक है, तो समाज सुधारक क्यों आए थे? क्योंकि जो मुगल शासन थे उनके दौरान क्योंकि अंग्रेजों ने सामाजिक व्यवस्था को बदलने और आकार देने की कोशिश की थी। क्योंकि मुगल शासन ने नहीं किया था, अंग्रेजों ने हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको बदलना चाहा था, उसको एक आकार देने की कोशिश की थी। इसलिए जो समाज सुधारक थे वो आए थे ताकि वो जो अंग्रेज हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था को ना बदल सके, उन्हें छेड़छाड़ ना कर सके। ठीक है, समझ आ गया कि समाज सुधारक क्या होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। अब समाज कल्याण के 2 उद्देश्य। समाज जो कल्याण बना था एक उस टाइम पे, उसके 2 उद्देश्य थे, इम्पोर्टेंट थे। वो थे, समाज कल्याण का प्रथम उद्देश्य समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक है, ये क्या है? समाज कल्याण का प्रथम उद्देश्य क्या है? जो समाज के सदस्य हैं, जो समाज के लोग हैं, उनकी जो आवश्यकता है उनको पूरा करना। ठीक है, उनकी पूर्ति करना।
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो समाज कल्याण का पहला कार्य क्या था, पहला उद्देश्य क्या था कि जो समाज के सदस्य, जो समाज के लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना। और नेक्स्ट पॉइंट था सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए जिसके साथ लोगों को अपनी क्षमताओं का विकास करने में सक्षम होना चाहिए। जो सामाजिक संबंध स्थापित मतलब जो समाज में लोग हैं उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए जिसके साथ लोगों को अपनी क्षमताओं मतलब उन क्षमताओं का विकास करने में सक्षम होने चाहिए। मतलब जो उनकी क्षमताएं हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, उनको डेवलप करने की उनमें समझ होनी चाहिए, वो उसमें पूरे अच्छे होने चाहिए। तो ये उनका दूसरा उद्देश्य था। अब हम पढ़ेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए समाज सुधार आंदोलन। तो हम पढ़ेंगे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कौन से समाज सुधार आंदोलन हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में कौन से समाज सुधार आंदोलन हुए थे, आइए देखते हैं। समाज सुधार आंदोलन उन चुनौतियों के जवाब थे जिन्हें भारत के लोग अनुभव कर रहे हों, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह तथा जाति प्रथा। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो कौन कौन से हमारे भारत में जो वो थे समाज सुधार हुए थे 19वीं और 20वीं शताब्दी में, क्या हुआ था, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह तथा जाति प्रथा, इन सब के लिए समाज सुधार आंदोलन हुए थे और राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया था। ये क्वेश्चन 2 नंबर में जरूर आता है कि राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा समाज सुधार आंदोलन किया था। ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। समाजशास्त्री सतीश सबरवाल द्वारा उपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों के बताए गए पहलू। तो जो समाजशास्त्री थे सतीश सबरवाल, उन्होंने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तनों के कुछ पहलू बताए थे, जो कि हैं इस तरीके से। उन्होंने 3 पहलू बताए थे। पहला था संचार माध्यम, दूसरा था संगठनों के स्वरूप, तीसरा था विचार की प्रकृति। तो हम पहला पढ़ेंगे संचार माध्यम क्या थे। संचार माध्यम थे प्रेस, माइक्रोफोन, जहाज, रेलवे आदि वस्तुओं के आवागमन में नव विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तो उन्होंने पहला क्या लिखा, संचार माध्यम। पहले में था प्रेस, माइक्रोफोन, जहाज, रेलवे आदि, ये सब क्या थे, प्रेस संचार माध्यम थे, जिसमें क्या था, फोन था, प्रेस था, माइक्रोफोन, जहाज, ये सब उन्होंने संचार माध्यम में रखा, जिससे वस्तुओं के आवागमन में नव विचारों को तीव्र गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था संगठनों के स्वरूप। जो संगठन थे उसके स्वरूप उन्होंने बताए, जो कि थे बंगाल में ब्रह्म समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई। बंगाल में किस समाज की स्थापना हुई, ब्रह्म समाज की, और पंजाब में हुई आर्य समाज की। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था अंजुमन ए खवातीन। ठीक है, महिलाओं की राष्ट्रीय स्तरीय संस्था कौन सी बनी, अंजुमन ए खवातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई। अंजुमन ए खवातीन इस्लाम की स्थापना हुई कहाँ पर, मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था अंजुमन ए खवातीन इस्लाम की स्थापना हुई। 3 हुए थे, बंगाल में ब्रह्म समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई, और मुस्लिम महिलाओं की राष्ट्र स्तरीय संस्था अंजुमन खवातीन इस्लाम की स्थापना हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर याद कीजिएगा, कई बार 2 नंबर में आ जाता है। तीसरा उन्होंने बताया था विचार की प्रकृति। तो विचार की प्रकृति में उन्होंने बताया था स्वतंत्रता तथा उदारवाद के नए विचार, परिवार संरचना, विवाह संबंधी नियम, संस्कृति के स्वचेतन के विचार, शिक्षा के मूल्य। तो तीसरा उन्होंने बताया था जो हमारी विचार की प्रकृति है उसके बारे में, कि हम किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं। तो हम सोचते हैं स्वतंत्रता तथा उदारवाद के नए विचार उन्होंने बताए थे, परिवार संरचना उन्होंने बताया था, विवाह संबंधी जो हमारे विवाह संबंधी नियम है उसके बारे में हमारे बताया था कि किस तरीके से सोच है, किस तरीके से नहीं है, संस्कृति में स्वचेतन के विचार, शिक्षा के मूल्य, ये सब उन्होंने बताया था। तो ये सब किसने बताया था, समाजशास्त्री सतीश सबरवाल ने औपनिवेशिक भारत के आधुनिक परिवर्तनों के बताए गए पहलू बताए थे, कि जो हमारे भारत में आधुनिक परिवर्तन हो रहे हैं उसमें क्या क्या पहलू हैं, संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप और विचार की प्रकृति। ये तीनों आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले समाज सुधारक।
तो जो सामाजिक कुरीतियां चल रही थी हमारे भारत में, ठीक है, तो उनके खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई, जो समाज सुधारक थे, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि किस समाज सुधारक ने किस सामाजिक कुरीति के प्रति आवाज उठाई थी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने किसके ऊपर उठाई थी? सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाई है। हमने ऊपर भी पढ़ा था और ये 2 नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि राजा राम मोहन रॉय ने किस समाज कुरीति पर आवाज उठाई? सती प्रथा के विरोध में आवाज उठाई। सेकंड है रनाडे के विधवा। रनाडे ने विधवा, ठीक है, मतलब ये रनाडे हैं समाज सुधारक। इन्होंने किस पर आवाज उठाई? विधवा। विधवा का समर्थन किया, ठीक है, विवाह का समर्थन किया। जो विधवा होती थी पहले, उनको विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी कि वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। पहले क्या होता था, पहले बहुत छोटी छोटी उम्रों में शादी की हो जाती थी, बट अगर उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती थी तो उन्हें शादी नहीं करने दी जाती थी। तो उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया कि नहीं होनी चाहिए ये। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान। तो जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने स्वतंत्र अन्वेषण की बात कही कि हर चीज स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने स्वतंत्र अन्वेषण की बात कही। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक हैं। इन्होंने जाति भेदभाव, महिला शिक्षा के कुरीति पर बात की। इन्होंने जाति का जो भेदभाव चलता था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा भेदभाव था और आज भी कहीं ना कहीं जाति भेदभाव होता है, और महिला शिक्षा के ऊपर बात की। तो इन्होंने क्या किया? जाति भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और महिला शिक्षा की, महिलाओं को शिक्षा मिले, इस पर उन्होंने काम किया। जहां आरा शाह नवाज। तो जो जहां आरा शाह नवाज थी, उन्होंने बहुविवाह प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। जो पहले क्या होता था, बहुविवाह होता था, तो इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि एक आदमी कई कई शादियां कर लेता था और उनकी पहली वाइफ से बिना इजाजत लिए, तो उन्होंने इस पर आवाज उठाई थी। ब्राह्मण समाज, मैंने आपको बताया था ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी, तो ब्राह्मण समाज ने सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा क्या है? सती प्रथा में जब एक लड़की का हस्बैंड की डेथ होती थी, तो उसी की चिता के साथ उस लड़की को भी जला दिया जाता था, ठीक है। तो बहुत गलत था ये, ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी मरे हुए इंसान के साथ एक जिंदा लड़की को जला देते हैं। तो ब्राह्मण समाज ने इसी का विरोध किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे समाज में सती प्रथा क्यों प्रचलित थी। सती प्रथा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। सती प्रथा में से हर कहीं आता है और कई बार ये 2 नंबर में आता है और कई बार ये 6 नंबर में आता है, तो इसको तो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, हमेशा सती प्रथा के बारे में आता ही आता है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे समाज में जो सती प्रथा थी वो इतनी क्यों प्रचलित थी, इतना उसका प्रभाव क्यों था हमारे समाज पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे समाज में सती प्रथा प्रचलित थी क्योंकि विवाह को कई जन्मों का संबंध माना जाता था, तो पत्नी को भी पति की मौत के साथ मारना पड़ा, ठीक है। तो क्या था हमारे समाज में? आज भी देखो, आप लोग जानते होंगे, आप लोग की जो फैमिलीज हैं वो कहती होंगी हमारा तो 7 जन्मों का साथ है, ये साथ कभी नहीं छूटेगा। तो यही उस टाइम भी क्या था कि विवाह को क्या माना जाता था? कई जन्मों का साथ माना जाता था कि जन्म जन्म तक ये साथ रहेंगे। तो जब पति मरता था तो उसी के साथ पत्नी को भी मार दिया जाता था। क्यों? ताकि जब ये अगले जन्म में इनका जन्म हो तो ये दोनों ही साथ रहें, इन दोनों का ही जोड़ा बने, यही दोनों पति पत्नी बने और कोई ना बने। तो इस जो सोच के साथ थे वो लोग पत्नी को भी उस पति के साथ मार देते थे, उसकी चिता पे लिटाकर जला देते थे। लेकिन इससे एक और धारणा जुड़ी हुई थी, सती प्रथा से एक और धारणा जुड़ी हुई थी कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे और सती को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वो लोग क्या सोचते थे कि हमारे जो भगवान है, अगर हम इस पति के साथ जो मर गया है उसके साथ उसकी पत्नी को भी जला देंगे तो इससे हमारा भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन ये नहीं है, कोई भी भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता ये देख कर के मेरे एक जिंदा बंदे को जलाया जा रहा है, नहीं हो सकता ना। और सती को मोक्ष मिलेगी, जो उसकी पत्नी है उसको मोक्ष मिलेगी। यार कैसे आप लोग एक जिंदा लेडी को जला रहे हैं उसके हस्बैंड के साथ, तो उसे कैसे मोक्ष मिल सकता है? ये उन लोगों की सोच थी। तो इसके विरुद्ध किसने आवाज उठाई थी? ब्राह्मण समाज ने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आधुनिक विचार और परिवहन। जो आधुनिक विचार हुए, जो मॉडर्न विचार हुए और परिवहन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश रेलवे और डाक व्यवस्था भारत में लाए। उन्होंने सड़कों में भी सुधार किया। जो ब्रिटिश थे उन्होंने रेलवे और डाक व्यवस्था जो थी वो भारत में लेकर आए थे और सड़कों में भी सुधार किया था काफी। तो इससे क्या था कि व्यवसायों में काफी सुधार आया था और हमारी जो सड़कें थी उनमें भी सुधार आया था।
सेकेंड है डाक प्रणाली और रेलवे दोनों को फायदा होता है क्योंकि अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल माल परिवहन और आसान आवाजाही की सुविधा के लिए किया था और भारतीयों को इससे फायदा हुआ क्योंकि आसान परिवहन के माध्यम से वे स्वतंत्रता संग्राम को सुविधाजनक बना सकते थे। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, जब हमारे भारत में ब्रिटिश शासन था, उन्होंने क्या किया, हमारे भारत में डाक प्रणाली स्टार्ट की और रेलवे को भी स्टार्ट किया। तो इन दोनों से क्या हुआ, इन दोनों से फायदा होता था। क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल माल और परिवहन को और आसान आवाजाही की सुविधा के लिए किया था कि जो माल है यहाँ से, जो भारत से ब्रिटिश सरकार को माल जाता था, वहाँ अमेरिका में माल जाता था, उसके लिए बहुत आसानी हो गई। कोई भी डाक प्रणाली से, डाक के जरिए हम सामान भेज सकते थे, रेलवे से सामान भेज सकते थे। तो इससे भारतीयों को भी फायदा हुआ क्योंकि आसान परिवहन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को सुविधाजनक बना सकते थे। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया था सब चीजें। नेक्स्ट है यात्रा आसान होते हुए भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था और उसे ये भी पता होता था कि पूरे देश में क्या हो रहा है। तो जब हमारे देश में, हमारे भारत में यात्राओं के साधन आए तो उससे क्या हुआ, हमारे लिए भी आसानी हुई। क्यों? क्योंकि हमें पता होता था कि हम यहाँ पर जा रहे हैं, पूरे देश में क्या हो रहा है, हम लोग देखते हुए चलते हैं, हम कहीं भी चले जा सकते थे बहुत आसानी से। वरना पहले ऐसे नहीं था, पहले तो लोग पैदल जाते थे, घोड़े होते थे, उस पर जाया करते थे। बट जब ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत में रेलवे स्टार्ट किया तो लोग आसानी से कहीं भी आ जा सकते थे और पता कर सकते थे कि हाँ यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का विभाजन। ठीक है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन थे उनकी प्रक्रियाओं का विभाजन किस तरीके से हुआ। तो पहला है सांस्कृतिक परिवर्तन के 4 प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है। जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उनको 4 प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है। पहला है संस्कृतिकरण, दूसरा है आधुनिकीकरण, चौथा है लौकिकीकरण अथवा निरपेक्षीकरण। ठीक है, तो लौकिकीकरण अथवा निरपेक्षीकरण और पश्चिमीकरण। तो हम इन सब के बारे में कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। जो सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं उनका विभाजन 4 वर्गों में किया जाता है, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण अथवा निरपेक्षीकरण, ठीक है, और पश्चिमीकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद से पहले भी थी, लेकिन बाकी की 3 प्रक्रियाएं उपनिवेशवाद के बाद हुई। जो संस्कृतिकरण की, इसकी प्रक्रिया कब थी, उपनिवेशवाद से पहले, मतलब जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर शासन किया उससे भी पहले की प्रक्रिया थी संस्कृतिकरण। लेकिन जो बाद की प्रक्रियाएं थी जैसे कि आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण और निरपेक्षीकरण, ये कब की थी, उपनिवेशवाद के बाद की, मतलब जब ब्रिटिश सरकार ने यहाँ शासन किया उसके बाद की। ठीक है, तो अब हम ये वाली प्रक्रियाएं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसी में पढ़ाया तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग स्किप कर दें ताकि आप लोगों को समझ ना आए। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्रेस द बेल आइकन, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की लिंक भी चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां जाकर चेक कर लें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।